हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और आराम से कोरोना के इस काल में भी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम हिंदी के टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे थे, हमने एक टीचिंग मेथड्स के बारे में अभी अपने को लगभग 10 क्लासेस पहले चल चुके हैं अपने, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पिछले अपने फ्राइडे को किए थे। 2 दिन अपना ऑफ था और आज अपन अब नेक्स्ट अगले जो अपना एपिसोड है उसके बारे में बात करते हैं कि पीछे टीचिंग मेथड्स को हम जितना पढ़ चुके हैं। हम लास्ट खंडान्वयन विधि को पढ़ा था हमने, ठीक है, खंडान्वयन विधि को पढ़ा था। अब आज हम पहले पढ़ेंगे पद्य शिक्षण के दोष। पहले हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण के दोष, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, हमने पहले खंडान्वयन विधि के बारे में, आपको मैं रिकैपिचुलेट करवाता हूँ। खंडान्वयन विधि के बारे में हमने बात की थी कि खंडान्वयन विधि क्या होती है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके उस पाठ्य वस्तु जो भी आपकी विषय वस्तु होती है उसको डिलीवर किया जाता है। वो कौन सी होती है, वो क्या होती है आपकी खंडान्वयन विधि, ठीक है। और हाँ, क्लासेस में ये किया गया है कि डेली आपकी 10:15 बजे एक क्लास आएगी, डेली 10:15 बजे की। मंडे और थर्सडे इनको आएगी हिंदी, ट्यूसडे और फ्राइडे इनको आएगी साइकोलॉजी, और वेडनेसडे एंड सैटरडे इनको आएगा आपका जीके, मतलब ज्योग्राफी वाली। ये 3 क्लास आएंगी, मतलब डेली क्या 10:15 बजे आएंगी, मंडे टू सैटरडे, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी इसके बाद जब अभी एक एक घंटा क्लास आएंगी, ज़्यादा क्लासेज नहीं आएंगी, 3 क्लास होती थी पहले, अब एक क्लास आएगी आपकी। इसके अलावा आपकी 11:30 बजे इंग्लिश की क्लास आएगी, इंग्लिश, ओके। और संस्कृत की अभी शुरू करेंगे तब आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, ठीक है। और शाम को 8:15 बजे आपकी जो NCERT बुक्स वाली क्लास आती है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में कि हमारे पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा है। रचना और भाव जो आप रस वगैरह होते हैं उन सब का काम होता है। तो पद्य शिक्षण में होता क्या है, देखो पद्य शिक्षण पद्य शिक्षण के दोष की बात कर रहे हैं, उद्देश्य के लिए पद्य शिक्षण के दोष के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला दोष इसका क्या है पता है कि पद्य शिक्षण, जहाँ पे आपको पद्य शिक्षण करवाना पड़ेगा वहाँ पर आपको अध्यापक की भूमिका आपको मुख्य होगी, अध्यापक की भूमिका। और जहाँ पर अध्यापक की भूमिका मुख्य होगी वहाँ पे छात्र की भूमिका क्या होती है, गौण। तो पहला इसका दोष क्या है कि अध्यापक की भूमिका क्या होती है, एक मिनट, अध्यापक की भूमिका क्या होती है, अध्यापक की भूमिका मुख्य होना और छात्र की भूमिका क्या होना, छात्र का क्या होना, गौण होना। ये क्या होता है इसका पहला दोष। यानी पद्य शिक्षण में अध्यापक मुख्य भूमिका होती है अध्यापक की, और छात्र की भूमिका गौण होती है। ये इसका पहला दोष है पद्य शिक्षण का। उसके बाद है दूसरा, आप देखो पद्य शिक्षण करवाएंगे आपको, एक तो गद्य शिक्षण पढ़ाएंगे। गद्य शिक्षण में क्या होता है, फटाफट जो भी आपका लिया वैसे फटाफट उसको पढ़ दिया, थोड़ा बहुत समझा दिया, बात खत्म। पद्य शिक्षण में एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटा सा मतलब एक चौपाई पढ़ने या छोटा सा एक छंद पढ़ने के लिए उसमें क्या होता है कि उसको लंबा टाइम देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, अर्थ बताने पड़ते हैं, कठिन शब्दों को उसको बिल्कुल डिटेल बतानी पड़ती है, तब जाके। अब डिटेल बताएंगे तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसमें क्या लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। क्या लगता है, समय अधिक लगता है। किसमें, पद्य शिक्षण में। तो पद्य शिक्षण में समय अधिक लगता है। अब जब समय अधिक लगेगा तो सिलेबस टाइम पर नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम समय पर नहीं होता। क्या आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। कब नहीं होता है पाठ्यक्रम आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद आता है, उसके बाद इसमें आता है, इसमें ज़्यादातर कविताएं क्या होती हैं, कठिन होती हैं। जो आपका पद्य शिक्षण होता है ना, इसमें बहुत सारी कविताएं क्या होती हैं, कठिन होती हैं। और कठिन चीज़ों को पढ़ने में विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है। कठिन चीज़ों को पढ़ने में विद्यार्थी क्या नहीं लेता है, विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है। यानी पद्य शिक्षण में जो ज़्यादातर जो कविताएं होती हैं वो कविताएं कैसी होती हैं, वो होती हैं कठिन, और उन कठिन कविताओं को पढ़ने में विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है, ठीक है। यानी पद्य शिक्षण के दोषों में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि अध्यापक की भूमिका मुख्य होती है और छात्र की भूमिका गौण होती है। तो ये क्या होता है, इसका दोष ही है। अध्यापक केंद्रित होगी ना, छात्र केंद्रित नहीं, भी दोष हो गया। दूसरी बात, इसमें समय अधिक लगता है। अब जब समय अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा।
और तीसरी बात कि इसमें ज़्यादातर कविताएं कठिन होती हैं, अतः विद्यार्थी इनमें रुचि नहीं लेता है। क्योंकि जो कविताएं कठिन होती हैं, कठिन चीज़ों का उच्चारण करवाने में, उनमें करवाने के लिए क्या होता है, विद्यार्थियों को कहते हैं जोर आता है। और जब जोर जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पर विद्यार्थी से थोड़ा सा हटने की कोशिश करेगा। ओके, तो पद्य शिक्षण के आपको दोष आपको समझ में आ जाने चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। क्लासेस का अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं लास्ट में दोबारा बता दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि 10:15, 11:15 और 8:15 ये 3 क्लास रहेंगी। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे आपकी हिंदी, साइकोलॉजी और जीके, और यहाँ पे आपकी बुक्स वाली चलेगी। ओके, अब कल हमने खंडान्वयन विधि के बारे में पढ़ चुके थे। हम किसके बारे में? हम पढ़ चुके थे खंडान्वयन विधि के बारे में कल, कि जो विभिन्न कविताएं होती हैं उनके विभिन्न जो खंड होते हैं, खंडों को क्या करते हैं आपस में, मतलब जोड़ जोड़ के उनको बताते हैं। ऐसे खंडों के बारे में बच्चों को क्या कहते हैं, पूरी डिटेल देते हैं। ये बात हम कल कर चुके थे खंडान्वयन विधि के बारे में। अब आज खंडान्वयन के बाद अब नेक्स्ट अपने आती है व्याकरण शिक्षण पढ़ते हैं। कौन सा शिक्षण पढ़ते हैं आज अपन? आज हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण में क्या होता है? देखो, भाषा के शुद्ध स्वरूप व अशुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए कौन सा शिक्षण करवाया जाता है? व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। यानी जो भी भाषा होती है आपकी जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, इस भाषा का शुद्ध स्वरूप कौन सा है और इस भाषा का अशुद्ध स्वरूप कौन सा है, इन दोनों का ज्ञान करवाने के लिए, यानी कोई भी भाषा होती है उसका शुद्ध और अशुद्ध, इन दोनों का ज्ञान करवाने के लिए किसका काम है? व्याकरण शिक्षण काम में लेते हैं। यानी यदि भाषा की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बात होगी, वहाँ पर कौन सा शिक्षण होगा? वहाँ पे आपका व्याकरण शिक्षण होगा। व्याकरण शिक्षण में देखो 2 विधियाँ प्रमुख है। व्याकरण का ज्ञान किस के माध्यम से? 2 विधियों के माध्यम से। एक तो होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। आगमन क्या होती है, निगमन क्या होती है? देखिए समझिए। आगमन यानी उदाहरण से, कहाँ से? उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। किसकी तरफ चलती है? आगमन आपकी चलती है उदाहरण से नियम की तरफ। यानी पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स करवाते रहो, उदाहरण पर उदाहरण देते रहो, उदाहरण पर उदाहरण देते रहो, और बाद में जब तक उसके समझ में नहीं आए कि मतलब नियम क्या है, तब तक इसी को चलते रहो। यानी आगमन विधि कब होती है? आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की तरफ। आगमन विधि किसकी तरफ होती है? आगमन विधि होती है आपकी उदाहरण से नियम की तरफ। अब आगमन होगी, और आगमन विधि की जस्ट उल्टी क्या इसकी जस्ट उल्टी, बिल्कुल अपोजिट कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है अपनी? उदाहरण से नियम की ओर, जबकि निगमन क्या होती है? ये आपकी होती है नियम से उदाहरण की तरफ। किसकी तरफ? नियम से उदाहरण की तरफ। यानी आगमन विधि में आपका एग्जाम्पल पहले दिए जाएंगे, उसके बाद आपको नियम की तरफ ले जाया जाएगा, जबकि निगमन में नियम आपको पहले ही बता देंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आपको, उदाहरण आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, अब बताइए ये श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ? श्रेष्ठ ये है, आगमन विधि श्रेष्ठ विधि है। आगमन विधि कैसी विधि है? आगमन विधि श्रेष्ठ विधि है। इसमें पहले बच्चे को पूरी चीज़ समझ में आती है, उसके बाद बच्चा खुद नियम निकालता है। तो ये कौन सी होती है? आगमन विधि। इज़ दैट क्लियर? ये दोनों विधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ये दोनों विधियाँ आती हैं अपने व्याकरण शिक्षण की। तो व्याकरण शिक्षण क्या होता है कि शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बात करता है व्याकरण शिक्षण, और इसकी 2 प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो आगमन, एक निगमन विधि। आगमन क्या होती है? उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन क्या होती है? नियम से उदाहरण की तरफ। और आगमन विधि क्या होती है? आपकी श्रेष्ठ विधि होती है। बात समझ में आ गई? अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और फटाफट थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। अब चलिए, आगमन पढ़ ली, निगमन पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता है कहानी शिक्षण। कौन सा शिक्षण? कहानी। हम व्याकरण शिक्षण पढ़ चुके हैं, व्याकरण के बाद अगला शिक्षण कौन सा शिक्षण आता है? अगली बात करेंगे अपन कहानी के बारे में, कि चारित्रिक विशेषताएं, चारित्रिक विकास हेतु कहानी शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चारित्रिक विकास क्या होता है? आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर का विकास करने के लिए, किसका? चरित्र या फिर कैरेक्टर का विकास करने के लिए कौन सा शिक्षण होता है? इम्पोर्टेंट है,
कहानी शिक्षण आपका महत्वपूर्ण होता है। किसका विकास करने के लिए? आपके चरित्र का विकास करने के लिए कहानी शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। कैसे चरित्र का विकास? कि हम देखते नहीं कई कहानियों में हमें लास्ट में कहानियों में एक शिक्षा मिलती है, कहानियों के माध्यम से हमें एक सीख मिलती है, उस सीख को हम जीवन में उतारते हैं और वो हमारा क्या निर्माण करती है? वो हमारा चरित्र का निर्माण करती है। यानी कहानियों में जो सीख मिलती है, जो भी शिक्षा मिलती है, मोरल मिलता है, उसके माध्यम से किसका निर्माण होता है? हमारे चरित्र का। तो कहानी शिक्षण में क्या काम आता है? हमारे चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? कहानी शिक्षण। उसके बाद क्या है? कहानी शिक्षण में से सामाजिकता के विकास के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। यानी एक तो किसका विकास होता है? एक तो आपका सामाजिकता का विकास होता है। किसका होता है? सामाजिकता का। कौन से शिक्षण से? कहानी शिक्षण से। यानी सामाजिकता का तो विकास आपका होता ही होता है। सामाजिकता का तो विकास आपका होता ही होता है। सामाजिकता के साथ साथ कौन सा दूसरा विकास होता है आपका? नेतृत्व का विकास होता है। कौन सा विकास होता है? दूसरा विकास आपका नेतृत्व का। यानी कहानी शिक्षण में सामाजिकता के साथ साथ आपके नेतृत्व का भी विकास होता है। बात समझ आ गई? तो हमने पहले व्याकरण शिक्षण पढ़ा। व्याकरण शिक्षण में क्या था कि भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का जो ज्ञान करवाने का काम कौन करता है? व्याकरण में दो विधियां कौन कौन सी? आगमन, निगमन। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगमन क्या होती है? उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन क्या होती है? नियम से उदाहरण की तरफ। आगमन उसमें श्रेष्ठ होती है। उसके बाद अगली हमने पढ़ी कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण में क्या होता है कि चारित्रिक विशेषता में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? कहानी शिक्षण। और इसमें आपके सामाजिकता के साथ साथ आपके नेतृत्व का भी विकास होता है। यानी आपकी सामाजिकता के साथ आपका किसका विकास होगा? नेतृत्व के गुणों का विकास होगा। ओके, दोनों समझ में आ गई, व्याकरण शिक्षण और कहानी शिक्षण। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगली अपनी है नाटक शिक्षण। कौन सी शिक्षण? नाटक शिक्षण। यानी कि नाटक के बारे में बात करेंगे। नाटक शिक्षण क्या होता है? देखिए, नाटक का उद्देश्य क्या होता है पता है? नाटक का उद्देश्य होता है कि जो भी हम कोई भी घटना कर रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से पेश करना नाटक का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो नाटक का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम घटना कर रहे हैं उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं खुद, उसको क्या करते हैं? अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो नाटक शिक्षण में क्या होता है कि बालकों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप करने का गुण विकसित होता है। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ। नाटक शिक्षण में क्या होता है? एक ऐसे मंच पे बच्चे या फिर मंच पे देख लो, वैसे कैसे भी देख लो, नाटक करेंगे, नाटक का अभिनय करेंगे। क्या करेंगे? अभिनय। और जब अभिनय करेंगे तो अभिनय में क्या करना पड़ेगा? उनको बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनको बोलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? उनको अभिनय करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा और अभिनय करना पड़ेगा। तो इन दोनों कौशलों का विकास हो गया ना, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ी नाटक शिक्षण पे। तो नाटक शिक्षण के माध्यम से क्या होता है? आपके जो भी अभिनय करते हो और आप जो भी बोलते हो उन सब का आपका विकास हो जाता है। ठीक है, कौन से शिक्षण के माध्यम से? नाटक शिक्षण के माध्यम से। यानी जो बालक का जो शुद्ध और प्रभावी वार्तालाप है ना, वार्तालाप बोलने का मतलब वार्तालाप का गुण से क्या होता है? विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी बालकों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप करने का गुण विकसित हो जाता है। उसके साथ साथ बालक में देखो अभिनय कौशल, निरीक्षण और कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसका? अभिनय कौशल का। कैसे? कि नाटक में जब भी काम करेगा तो उसको अभिनय करना पड़ेगा, तो अभिनय कौशल आपका क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। अभिनय कौशल के साथ साथ निरीक्षण, यानी उसको देखेगा, विजुअलाइज करेगा तो उसका निरीक्षण करेगा ना, तो निरीक्षण कौशल निरीक्षण का। और तीसरा अभिनय, निरीक्षण और कल्पना शक्ति, उसको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी? उसको कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना शक्ति भी क्या हो जाती है? उसकी विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? कल्पना शक्ति भी क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। यानी नाटक के माध्यम से देखो बोलना, यानी बोलने की जो वर्तनी होती है उसकी वार्तालाप होती है, शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप होता है उससे। उसके अलावा अभिनय कौशल होता है, निरीक्षण का जो होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है इससे। किससे? नाटक शिक्षण के माध्यम से। इज़ दैट क्लियर? आई से गॉट इट, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ओके, यहाँ तक आप उतार लीजिए। ये लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ले लीजिए, हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। लिख लीजिए। अब नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं कि नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी। तो नाटक शिक्षण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं?
पहले मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से आप देख सको, एक एक विधि को हम पढ़ सकें। पहले मैं इस विधि के बारे में बात करता हूँ। ओके, पहले मैं कौन सी विधि के बारे में बात करूँगा? पहले मैं बात करूँगा आपकी व्याख्या विधि के बारे में। कौन सी विधि? व्याख्या। व्याख्या कैसे होती है आप खुद जानते हो, व्याख्यान विधि में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी शिक्षक ही क्या करता है? सभी पात्रों का अभिनय करता है। क्या करता है शिक्षक? शिक्षक ही सभी पात्रों का अभिनय करता है एवं शिक्षक के द्वारा अभिनय करने के कारण अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। और ये कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक के साथ ये प्राचीन विधि है। कैसी विधि है? प्राचीन विधि। नहीं समझ आया? देखो हम समझाते हैं आपको कौन सी विधि है। चलिए देखिए, ये क्या करता है शिक्षक? क्या होता है नाटक शिक्षण में? अब देखिए, नाटक शिक्षण की सबसे पहली बात आती है व्याख्या। व्याख्या जब भी करेगा तो व्याख्या काम कौन करेगा? अकेला शिक्षक करेगा। यानी ये एक नाटक लिखा हुआ, जैसे मान लो ये 4 पात्र हैं, 5-6 पात्र हैं, इन सब की भूमिकाएं कौन निभाएगा? इन सब की भूमिकाएं कौन निभाएगा? अकेला शिक्षक ही निभाएगा। अब जब अकेला शिक्षक ही खुद वाटर मतलब उस नाटक का अभिनय करता रहेगा, खुद ही समझाता रहेगा, तो बच्चों में निरस्ता आएगी। बिल्कुल बात सही है। तो बच्चों में क्या आ जाएगी? निरस्ता। तो इससे क्या होता है कि ये शिक्षक द्वारा अभिनय करने का, अब बच्चों में निरस्ता आ गई तो कौन सी विधि होगी? ये शिक्षक केंद्रित है, इसलिए कौन सी विधि होगी? अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। कैसी विधि होगी? ये अमनोवैज्ञानिक। इसमें बच्चों का काम नहीं है तो बच्चों का काम नहीं है, देखो क्या हो जाएगा? अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो नाटक की जो व्याख्या विधि होती है इसमें शिक्षक ही सारे पात्रों का काम करता है, इसलिए क्या होती है नाटक ये विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि होने के साथ साथ ये कैसी विधि है? ये आपकी प्राचीन विधि है। कैसी विधि? आपकी प्राचीन विधि है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई तो इसको उतार लीजिए। नाटक शिक्षण की बात है। नाटक शिक्षण आपको क्लियर समझ में आ जाती है अच्छे से। अब नाटक शिक्षण के बाद अगला आता है अपना नाटक शिक्षण में व्याख्या विधि होगी आपकी। व्याख्या विधि के बाद अगली विधि आती है अपनी अभिनय विधि। अब नेक्स्ट कौन सी आती है? कक्षा अभिनय विधि। कौन सी विधि? कक्षा अभिनय विधि। नाटक शिक्षण की अपन बात कर रहे थे। नाटक शिक्षण में हमने पहले व्याख्या विधि के बारे में बात की और व्याख्या विधि के बारे में अब अपन उसके बाद बात करेंगे अपन कक्षा अभिनय विधि के बारे में। ठीक है, पहले देखिए एक बात आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने नाटक शिक्षण की विधि पढ़ी ना? नाटक शिक्षण को देखो, इसको क्या बोलते हैं? नाटक शिक्षण को इसको एकांकी शिक्षण भी बोलते हैं। कौन सा शिक्षण बोलते हैं इसको? ध्यान से समझिए इस बात को। इसको क्या बोलते हैं? इसको एकांकी शिक्षण भी बोलते हैं। कौन से शिक्षण को? नाटक शिक्षण को एकांकी शिक्षण भी कहा जाता है। कौन सा शिक्षण कहते हैं? नाटक शिक्षण को एकांकी शिक्षण भी कहते हैं। क्या बात आपने बताई? कुछ नहीं समझाया? देखिए हम बताते हैं। ये इसको एक बार आप भूल जाइए, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए। ये जिस हाल पे था उसी हाल पे इसको छोड़ देते हैं। ओके, व्याख्या विधि पढ़ेंगे बिल्कुल सारे, लिखी हुई आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लिखी आपने जो भी। लेकिन अब देखते हैं आगे बात। ध्यान से समझिएगा अब चीज़ आज मैं वो ग्रीन पेज लाना भूल गया, तो आज एडजस्ट कर लीजिए आप, क्योंकि पेज सेलेक्ट करने उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, एकाकी शिक्षण। आपने नाटक शिक्षण ले रखिए, नाटक शिक्षण के साथ ही आप लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो? एकांकी शिक्षण। नाटक शिक्षण ही क्या है आपका? एकांकी शिक्षण है। ओके, नाटक शिक्षण क्या कहते हैं? एकांकी शिक्षण। यानी कि एक के रूप में नाटक करता है, अकेला इंसान करता है। एकांकी देखो, एकांकी में क्या होता है? अकेला होता है। तो एक के रूप में नाटक होता है। किसके रूप में? एक के रूप में नाटक होता है। ओके, एक के रूप में नाटक होता है। लिखते रहिए बातें, कहीं नहीं मिलेंगी आपको। नाटक किसके रूप में होता है? एक के रूप में नाटक होता है। यानी कि जो पूरी घटना और दृश्य होते हैं ना, जो भी हमारी पूरी घटना होती है और जो भी हमारा पूरा दृश्य होता है, उन सब का क्या कर दिया जाता है? उन सब का नाटकीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उन सब का नाटकीकरण कर दिया जाता है। कौन समझ में आई? देखो, एकांकी शिक्षण का मतलब क्या होता है? एकांकी शिक्षण ही नाटक शिक्षण है, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल डिट्टो, पर्यायवाची, सिर्फ इतना ही फर्क है।
एकांकी शिक्षण मतलब क्या होता है कि एक अंक होता है, उसमें केवल एक ही पात्र होता है, और एक पात्र कौन होता है, वो कौन होता है पात्र, वो होता है आपका टीचर या फिर शिक्षक। ओके, तो एकांकी शिक्षण में की जो घटना होती है ना, जो भी आपकी जो घटना होती है, जो भी आपके दृश्य होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका नाटकीकरण किया जाता है, उनको मतलब नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है अपना नाटकीकरण की अगली बात क्या है कि जो नाटक के माध्यम से अध्ययन कराना क्या होता है, देखो एकांकी शिक्षण क्या होता है, नाटक, एक मिनट मैं तो सब पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ना, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे रेड, ये सही रहेगा। नाटक क्या होता है कि नाटक के माध्यम से, किसके माध्यम से, नाटक के माध्यम से अध्ययन करवाना, किसके माध्यम से अध्ययन करवाना, नाटक के माध्यम से अध्ययन करवाना क्या कहलाता है, एकांकी शिक्षण कहलाता है। कौन सा शिक्षण कहलाता है, एकांकी शिक्षण कहलाता है। यानी जो भी नाटक होता है, उस नाटक के माध्यम से किसी विषय वस्तु का अध्ययन करना, किसी बात के बारे में बताना, वो भी आपका क्या होता है, वो आपका एकांकी शिक्षण होता है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ये बात लिखिए कि NCERT के अनुसार, NCERT किसके अनुसार, NCERT के अनुसार नाटक शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ नाटक शिक्षण की, 3 विधियाँ हैं। कौन सी, व्याख्या विधि, कक्षा अभिनय विधि और रंगमंचाभिनय या रंगमंच विधि। कौन सी विधि, पहली व्याख्या, पहली कौन सी विधि, व्याख्या विधि। दूसरी आपकी कक्षा अभिनय विधि। कौन सी अभिनय, कक्षा अभिनय विधि। और तीसरी आपकी रंगमंच विधि। तीसरी आपकी कौन सी, रंगमंच विधि। चलिए अब एक एक विधि को अपन देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए कर देते हो शुरू। 1 नंबर हेडिंग लगे, अब आप हेडिंग लगाइए, कौन सी विधि, अब आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए कक्षा, व्याख्या विधि। अब आप हेडिंग लगा छोड़ दीजिए व्याख्या विधि। चलिए अब देखते हैं व्याख्या विधि आपकी है क्या। बिल्कुल, व्याख्या विधि में क्या होता है, व्याख्या विधि में आपने जितना लिखा होता है ठीक है, कि व्याख्या में क्या करते हैं, उसकी जो भी चीज़ होती है उसकी व्याख्या की जाती है, और उसके माध्यम से देखो व्याख्या में आपने क्या लिखा कि हाँ जी, कि व्याख्या विधि में आपने क्या लिखा, व्याख्या विधि में आपने लिखा कि जो व्याख्या के माध्यम से क्या करते हैं, एक शिक्षक होता है, सभी पात्रों की भूमिका निभाता है। जितने भी सारे पात्र होते हैं उनकी भूमिका कौन निभाता है, अकेला शिक्षक निभाता है। कौन निभाता है उनकी भूमिका, उनकी भूमिका अकेला शिक्षक निभाता है। ओके, इसमें क्या होता है व्याख्या विधि में, व्याख्या विधि को अर्थ कथन विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि, इस विधि को, व्याख्या विधि को अर्थ कथन विधि भी कहते हैं। अब आप सोचोगे अर्थ कथन पहले बता दी, बिल्कुल वो अर्थ कथन अलग थी, लेकिन नाम अर्थ कथन है, अर्थ के माध्यम से बताना, अर्थ के माध्यम से व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या विधि को अर्थ कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अध्यापक क्या करता है, अध्यापक स्वयं वाचन करता है। कैसा वाचन करता है, अब देखो स्वयं वाचन करेगा तो कौन सा वाचन करेगा, सस्वर वाचन करेगा। जब शिक्षार्थी या विद्यार्थी करते हैं तो वो मौन वाचन करते हैं, जबकि अध्यापक स्वयं कैसा वाचन करेगा, सस्वर वाचन करता है। यानी व्याकरण जो व्याख्या विधि है उसको आप अर्थकथन विधि भी कहते हो। अर्थकथन विधि में इसमें क्या होता है कि अध्यापक स्वयं सस्वर वाचन करता है, अध्यापक स्वयं वाचन करेगा, और कैसा वाचन करेगा, खुद वाचन करेगा तो सस्वर वाचन करेगा। और इसमें क्या होता है, इस नाटक शिक्षण में, इस नाटक या एकांकी शिक्षण में देखो लिख लीजिए बात, जो एकांकी शिक्षण होता है ना, इस एकांकी शिक्षण में जो भी आपकी बात होती है, जो भी घटना होती है, उस घटना को विद्यार्थी किसके सामने, विद्यार्थी के समक्ष रखता है। कौन रखता है, शिक्षक रखता है। यानी कि इस नाटक शिक्षण के माध्यम से होता है, इसको अर्थ, व्याख्या विधि को क्या कहते हैं, व्याख्या विधि को अर्थकथन विधि भी कहते हैं। इससे क्या होता है, अध्यापक स्वयं सस्वर वाचन करता है। अध्यापक क्या करता है, स्वयं वाचन करता है। कैसा वाचन करता है, सस्वर वाचन करता है। और इसमें क्या होता है, एकांकी शिक्षण के माध्यम से जो भी घटना होती है उसको विद्यार्थी के समक्ष रखता है। कौन रखता है, विद्यार्थी के समक्ष अध्यापक रखता है। किसके समक्ष रखता है, अध्यापक रखता है विद्यार्थियों के
समक्ष। बात समझ आ गई। अब देखो, जब अध्यापक सब कुछ कर रहा है इसमें, जो आपकी जो नाटक शिक्षण विधि है, इसमें जब अध्यापक सब कुछ कर रहा है तो अध्यापक तो क्या हो गया इसमें, सक्रिय। अध्यापक तो क्या हो गया इसमें, सक्रिय। और छात्र क्या हो गए इसमें, निष्क्रिय हो गए। छात्र क्या हो गए, निष्क्रिय। निष्क्रिय होता है, उसकी भूमिका कैसी होती है, गौण। तो इनकी भूमिका क्या हो गई, गौण भूमिका हो गई। यानी जो व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि में शिक्षक तो क्या होता है, मुख्य भूमिका होती है और सक्रिय होता है, और छात्र की भूमिका गौण होती है, इसमें छात्र क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ओके। अब जब छात्र निष्क्रिय हो गया तो ये कैसी विधि हो गई, अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। कैसी विधि होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। कौन सी विधि, व्याख्या विधि। और जब अमनोवैज्ञानिक विधि होगी, और ये सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, आपकी नाटक शिक्षण में व्याख्या विधि सबसे प्राचीन विधि है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? एक बार मैं जो भी चीज़ बताई उसको दोबारा करता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। ओके। पहले हमने भाषा शिक्षण के दोष देखे कि जो मतलब आपको बता दी पूरी बात मैंने। फिर हमने बात की व्याकरण शिक्षण की विधियों में। व्याकरण शिक्षण क्या होती है कि जो शुद्ध और अशुद्ध भाषा का जो शुद्धता और अशुद्धता का रूप होता है ना, उसके बारे में बताता है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के बाद फिर अपन देखा कि इसमें दो विधियाँ होती है व्याकरण शिक्षण में। एक तो आपकी आगमन, दूसरी आपकी निगमन। आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, और निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण की तरफ आते हैं। आगमन विधि बेस्ट होती है। आगमन विधि के बारे में अपन ने उसके बाद बात की कहानी शिक्षण। और कहानी में क्या होता है, चारित्रिक विकास होता है। कैसा विकास होता है, चरित्र के विकास के माध्यम से कहानी शिक्षण करवाता है। और इसमें कहानी शिक्षण में जो शिक्षक को जो है सामाजिकता के विकास का साथ उसका नेतृत्व का विकास भी होता है। किसके साथ, आपकी सामाजिकता के साथ साथ उसके नेतृत्व का भी विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण को हम क्या बोलते हैं, एकांकी शिक्षण। एकांकी शिक्षण क्या होता है, इसमें एक के रूप में नाटक करते हैं। किस रूप में, एक के रूप में। यानी बालकों में शुद्ध व प्रभावी वार्तालाप इससे डेवलप किया जाता है। और इसमें होता है अभिनय कौशल, निरीक्षण और कल्पना शक्ति का विकास नाटक शिक्षण के माध्यम से होता है। फिर नाटक शिक्षण में पहला शिक्षण, नाटक शिक्षण में क्या होता है कि नाटक शिक्षण के माध्यम से क्या, नाटक के माध्यम से जो अध्यापक है ना, वो अध्ययन करवाता है, इनको एकांकी का विकास करता है। ओके। और NCERT के अनुसार नाटक शिक्षण कितने प्रकार का होता है, नाटक शिक्षण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आपका व्याख्या, फिर आपका कक्षा अभिनय, और आपका अंतिम रंगमंच अभिनय। सबसे पहले हमने बात की व्याख्या के बारे में। व्याख्या क्या होता है, व्याख्या जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, शिक्षक ही सभी पात्रों का अभिनय करता है। कि जितने भी सारे पात्र होते हैं, जो भी पात्र होते हैं, उन सबका अभिनय कौन करेगा, आपका शिक्षक करेगा। इसको अर्थकथन विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं, अर्थकथन विधि भी कहते हैं। शिक्षक के द्वारा अभिनय करते हैं। ये विधि कैसी होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। कैसी विधि है, ये प्राचीन विधि है। कैसी विधि है, प्राचीन विधि। अर्थकथन, इसमें अध्यापक स्वयं क्या करेगा, सस्वर वाचन करेगा। कैसा वाचन करेगा, सस्वर वाचन करेगा। एकांकी शिक्षण की जो भी घटनाएं होती हैं, उनको विद्यार्थी के समक्ष कौन रखेगा, अध्यापक रखेगा। और इसमें अध्यापक तो सक्रिय भूमिका होती है, इसकी मुख्य भूमिका होती है, और छात्र निष्क्रिय होता है, इसकी भूमिका गौण होती है। अब जब छात्र गौण होता है तो विधि कैसी होगी, अमनोवैज्ञानिक। और ये कैसी विधि है, ये प्राचीनतम विधि। कैसी विधि है, प्राचीनतम विधि है। यहाँ तक आपको शायद नाटक शिक्षण में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो अब हम दूसरी विधि के बारे में, कौन सी विधि के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग लगाइए, कक्षा अभिनय विधि। कौन सी विधि, कक्षा अभिनय विधि। चलिए अब देखेंगे कक्षा अभिनय को। हाँ जी, कक्षा अभिनय विधि। एक मिनट, कक्षा अभिनय क्या होता है, कक्षा में अभिनय करना। कक्षा अभिनय क्या होता है, कक्षा में अभिनय करना। इसमें पहले लिखिए, व्यवहारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि, कक्षा, यानी जो कक्षा अभिनय विधि है वह व्यवहारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसे, व्यवहार में, यानी कक्षा विधि, जो कक्षा अभिनय होती है वो व्यवहारिक, जो आपका व्यवहारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। कैसी विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। और सर्वश्रेष्ठ विधि है ना, और इसके अलावा क्या है कि सर्वाधिक उपयोगी है। कैसी विधि है ये, सर्वाधिक
उपयोगी विधि है। कैसी विधि है? सर्वाधिक उपयोगी विधि है। बात समझ में आई? यानी जो आपकी नाटक शिक्षण होती, जो कक्षा अभिनय विधि होती है, उसमें ये आपकी व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक मतलब व्यवहार में ला सकते हैं आप उसको, तो व्यवहारिक रूप से उसको मतलब अब देखो ये नाटक कक्षा, जो कक्षा में अभिनय करवा सकते हैं आप। किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, किसी को राम बना दिया, किसी को सीता बना दिया, किसी को लक्ष्मण बना दिया, किसी को भरत शत्रुघ्न, सब बना सकते हो आप क्लास में। और उनको बोल दो कि बेटा आप उसका मतलब आपको जो भी वेशभूषा, इसमें कुछ नहीं देते। देखो अभी डिटेल बताऊंगा इसकी। इसमें वेशभूषा वगैरह कुछ नहीं देते, बस उनको छात्र को पात्र का रोल दे देते हैं कि आपको इसका रोल प्ले करना है। क्या करना है? उसका रोल आपको प्ले करना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसका काम कर सकते हो। ओके, तो ये किस में आता है? आपका नाटक शिक्षण में आता है, कक्षा अभिनय में। तो कक्षा अभिनय में देखो व्यवहारिक ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ विधि, इसमें क्या करता है? इसमें छात्रों के द्वारा कक्षा में ही अभिनय किया जाता है। कहाँ पर अभिनय किया जाता है? छात्र इसमें कहाँ पर अभिनय करते हैं? कक्षा में अभिनय करते हैं। ओके, अब जब छात्र कक्षा में अभिनय करते हैं और बिना वेशभूषा के करते हैं, किसके? बिना वेशभूषा, यानी कोई तो उनके पास वेशभूषा नहीं होती है, बिना साज सज्जा, कोई भी उनके पास सजने संवरने का कोई भी सामान नहीं होता है, यानी बिना वेशभूषा और बिना साज सज्जा के जो नाटक करवाते हैं ना, वो किस में आता है? आपका एकांकी शिक्षण में। वो किस में आता है? जो एकांकी शिक्षण का, एकांकी शिक्षण में कक्षा अभिनय में आता है। किस में आता है? कक्षा अभिनय में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी बिना तो आपकी वेशभूषा की और बिना आपके साज सज्जा के आपको नाटक करवाया जाता है। उसके बाद वेशभूषा के अतिरिक्त शेष आंगिक और वाचिक अभिनय रंगमंचीय विधि के अनुसार। यानी देखो ये आप लिख लीजिए पहले, ये आप सोचो कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड से चल रहा था कि मतलब 1 घंटा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे पाए, जल्दी से जल्दी आप टीचिंग मेथड शुरू कर खत्म करके और फिर अपने व्याकरण पे कवर करें। ओके, अब रेट की कुछ खबरें उड़ने लगी हैं, तो देखिए खबरें उड़ने लगी हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके कोशिश ये करेंगे इन 15 ही दिनों में इसको टीचिंग मेथड को कंप्लीट करके और फिर व्याकरण को जल्दी से स्टार्ट करें। ठीक है ना? चलिए आगे। तो व्यवहारिक जो विधि होती है सर्वश्रेष्ठ होती है और सर्वाधिक उपयोगी होती है बिना वेशभूषा के साज सज्जा, यानी कि वेशभूषा नहीं होती है उसके बावजूद भी साज सज्जा काम होता है। क्लियर बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ये कैसी होती है? अब इसमें छात्र काम करेंगे। कौन काम करेंगे? छात्र पढ़ेंगे ना। तो ये कैसी विधि है? छात्र केंद्रित विधि है। ये कैसी विधि है? ये छात्र केंद्रित विधि है। यानी जो आपकी एकाभिनय है, जो आपकी जो कक्षा अभिनय है, वो आपकी छात्र केंद्रित होती है। और छात्र केंद्रित होने के साथ साथ इसमें देखो जो छात्रों के जो एकांकी संबंधी कौशल हैं, एकांकी संबंधी कौशल किसके? छात्रों के, वो आपके बिना किसी शुल्क के उनके एकांकी संबंधी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे उनके। किनके? छात्रों के। यानी छात्रों का एक भी तो पैसा नहीं लगेगा और उनका जो एकांकी शिक्षण है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी खर्च के। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखिए स्टार लगा के। मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए। थोड़ा सा पेन डार्क कम करते हैं। लिखिए कक्षा कक्ष में एकांकी से संबंधित घटनाओं को विद्यार्थियों के द्वारा, किनके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा। यानी कक्षा कक्ष में एकांकी से संबंधित घटनाओं को विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा कक्ष में भूमिका का निर्वाह करते हुए किया जाने वाला शिक्षण कैसा है? कक्षा अभिनय शिक्षण है। कैसा शिक्षण है? कक्षा अभिनय। नहीं समझ आया? देखो कक्षा कक्ष में एकाकी से संबंध, जो एकांकी होती है उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनको विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा कक्ष में भूमिका का निर्वाह करें, यानी विद्यार्थियों के द्वारा उसकी जो भूमिका होती है उनका निर्वाह किया जाता है। वो किस में आता है? वो आपका कक्षा अभिनय में आता है। किस में आता है? आपका कक्षा अभिनय। ठीक है, यानी सिंपल से शब्दों में ये बात है कि कक्षा में जो अभिनय किया जाता है ना,
उसमें देखो कक्षा में अभिनय करेंगे तो पहली बात उनके पास कोई वेशभूषा का खर्चा नहीं आएगा और किसी साज सज्जा का नहीं काम करना पड़ेगा। बच्चे को उठाया बोल कहा भाई तू राम बन जा, तू राम लक्ष्मण बन जा, तू सीता बन जा, तू वैसे बन दशरथ बन जाए, सब उनका नाटक करवा लिया। वो क्या होता है कक्षा अभिनय। और उनमें देखो समय मतलब जो खर्चा कम आएगा, साज सज्जा की दिक्कत नहीं रहेगी और कक्षा के माध्यम से उनका एकांकी का जो कौशल है ना वो उनका विकसित हो जाएगा। ठीक है, कक्षा आपने हमने कौन सा पढ़ लिया, कक्षा अभिनय शिक्षण पढ़ लिया, एकांकी जो आपका जो नाटक शिक्षण है वो पढ़ लिया। इसके बाद अपना तीसरा आता है अंतिम रंगमंच अभिनय। कौन सा मंच अभिनय, रंगमंच अभिनय। चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि लगभग 40 मिनट की क्लास होगी, फिर आपकी उसके बाद अगली क्लास भी आएगी 11:15 बजे। तो आपको 10 मिनट का 10 से मतलब 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा आराम से, और आप आराम मतलब 45 मिनट की क्लास आएगी, फिर आपको ब्रेक मिल जाएगा 15 मिनट का, और उसके बाद अगली क्लास है 45 मिनट की आ जाएगी। ओके, 40 मिनट की अगली क्लास आ जाएगी। अब आता है रंगमंचाभिनय विधि। कौन सी विधि, अंतिम अपनी तीसरी विधि आती है रंगमंच अभिनय। रंगमंच अभिनय क्या कहते हैं, इसको प्रयोग विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं इसको, प्रयोग विधि। यानी देखो रंगमंच पर पात्र के अनुकूल वेशभूषा, पात्र के अनुकूल वेशभूषा और उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुकूल अभिनय कहते हैं। कैसा कि जो पात्र की जो वेशभूषाएं होती हैं पूरी वेशभूषा मिलेंगी उसको, पूरा उसकी साज सज्जा होगी, उसके बाद उसको नाटक या फिर रंगमंच पे जो नाटक स्टेज पे जाके वहाँ पर उसको नाटक का मंचन करना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा एक पूर्व साज सज्जा से मंच पर पात्र की वेशभूषा में सजाकर विद्यार्थी से नाटक का क्या करवाया जाता है, मंचन करवाया जाता है। किससे, विद्यार्थी से। या नाटक का मंचन कौन करेगा, विद्यार्थी करेगा। ठीक है, यह प्रभावशाली है। कैसा, ये इफेक्टिव है, प्रभावशाली है लेकिन अनुकूल वातावरण, मतलब ये क्या होता है, ये क्या है, एक नोट लगा लिखिए, यह प्रभावशाली है परंतु व्यवहारिक नहीं है। यानी कैसा है, प्रभावशाली है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। एक जो एकाभिनय कक्षा अभिनय कौन सा था, कक्षा अभिनय तो प्रभावशाली तो था ही कुछ ना कुछ, लेकिन व्यवहारिक रूप से पॉसिबल था, वो व्यवहारिक रूप से उसको संभव था कक्षा अभिनय। लेकिन जो आपका नाटक जो रंगमंच है ना, रंगमंच प्रभावशाली होता है, उसका जो सामने देखी हुई बात प्रभावित होती है उससे, लेकिन इसका कोई भी व्यवहारिक पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, हर एक छोटी छोटी घटना के लिए यदि शिक्षक उसका साज सज्जा करवाने लग गया, नाटक करवाने लग गया, फिर तो पड़ गई पार ना, फिर नाटक में रह लेगा हिंदी का शिक्षक तो। यानी प्रभावशाली है परंतु व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल में इसको पॉसिबल नहीं है। और इसमें देखो, जब इतना साज सज्जा करनी पड़ेगी, इतना सामान लेके आना पड़ेगा, तो इसमें पहली बात तो खर्चा अधिक लगेगा, यानी धन का व्यय होगा। किसका, धन का व्यय, धन अधिक खर्च होगा। और दूसरी बात, समय अधिक लगेगा। क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। यानी धन का व्यय होगा और समय भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। यानी आपका जो रंगमंच है उसमें शिक्षक खुद मतलब बच्चों के माध्यम से रंगमंच नाटक करवाएगा स्टेज पे, लेकिन इसमें देखो, इसमें प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। हालांकि प्रभावशाली होता है बट प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकल रूप से नहीं होगा तो ये क्या होता है, उसमें क्या होता है, समय और धन की भी क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको इस वीडियो का में नहीं लेते। ये आपकी एकांकी शिक्षण या फिर नाटक शिक्षण की तीनों विधियाँ कंप्लीट। बात समझ में आई। अब देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या हमने पढ़ा आज। हमने सबसे पहले पद शिक्षण के दोष देखे। दोष देखने के बाद हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में बात की, आगमन और निगमन विधि, आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ, निगमन नियम से उदाहरण की तरफ। उसके बाद अपन ने बात की जो मतलब कहानी शिक्षण के बाद में, कहानी शिक्षण के बाद नाटक शिक्षण की बात की। नाटक शिक्षण की जो 3 विधियाँ बताई आपको। अब इसको मिनिमाइज वापस करता हूँ उसको सही, ताकि आप इसको आराम से देख सको। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र एक तो होती है व्याख्या विधि, एक होती है कक्षा अभिनय विधि और एक आपकी रंगमंच। तो आपकी व्याख्या विधि होती है वो सबसे प्राचीन विधि है, और जो रंगमंच है वो प्रयोग में तो प्रयोग मतलब प्रयोग हो सकता है उसका, वो प्रभावशाली भी होती है परंतु व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं होती है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होती है। ये अपन बात कर चुके हैं। अपन व्याकरण शिक्षण के बारे में बात कर चुके हैं, सबके बारे में अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब अपना काम करते हैं थोड़ा सा। एक तो रीड की जो आर्यन न्यूज़, वो न्यूज़ कुछ मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल सही न्यूज़ है और जहाँ तक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन सिलेबस खींच देंगे, बिल्कुल दबा खींच लेंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए इंग्लिश की भी क्लास आज से आपकी स्टार्ट कर दी गई है, इंग्लिश की, और उसके अलावा भी आपकी जो शाम को क्लास आती है, ये क्लास आपकी लगभग 45 मिनट की आएगी। तो सप्ताह में 2 दिन हिंदी आएगी, 2 दिन साइकोलॉजी आएगी और 2 दिन जीके आएगा। ठीक है, आराम से सिलेबस अपना उतना ही चलेगा ताकि आपको और भी टाइम मिल सके, वरना 3 क्लासेज होती थी तो इंटरेस्टेड कम थे आप लोग, इसलिए क्लासेस हमें कम करनी पड़ी। ठीक है, सैटरडे मंडे टू सैटरडे ये शेड्यूल रहेगा, और संडे को आपकी 3 क्लास जाएंगे, एक हिस्ट्री की इंडियन, एक आपकी इंडियन पॉलिटी, और तीसरी आपकी मैथ्स की। वो 3 क्लास अलग से आएंगी। और उसके अलावा रही बात आपकी, तो डेली आपकी एक क्लास ये चलेगी 10:15 बजे। इसके बाद जस्ट 10:15 के बाद अब ये 10 बजे कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 10 बजे कंप्लीट होने के बाद, सॉरी 11 बजे कंप्लीट होगी, और 11:15 आपकी दोबारा क्लास आ जाएगी। तो 10:15 आपकी हिंदी क्लास अब हो चुकी है, हिंदी की बोल दो, साइकोलॉजी बोल दो, जीके की। तो पहली क्लास आपकी सुबह 10:15 होगी। 10:15 के बाद आपकी 11:15 आपकी इंग्लिश की क्लास आएगी। इंग्लिश के साथ हो सकता है अल्टरनेट में चले, एक दिन इंग्लिश एक दिन पॉलिटी, वो तो डिपेंड करता है आंसर पे वो क्या करवाते हैं। तो उनसे देखते हैं, एक दिन इंग्लिश एक दिन पॉलिटी करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर यूँ कर लेंगे। तो 3 दिन तो नहीं करेंगे कंटिन्यू, फिर 3 दिन करते हैं सर, 3 दिन का गैप हो जाता है, 3 दिन का गैप काफ़ी होता है। एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये, ऐसे अल्टरनेट में चलेंगे ना तो आराम से सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और उस शाम को जो 8:15 बजे आपकी जो क्लास आती है वो आपकी बिल्कुल उसी टाइम में आएगी। और यदि संस्कृत की यदि क्लास आएगी आपकी, कोशिश कर रहे हैं करने की, वो क्लास आपकी 6:15 कर दी जाएगी। आज से तो नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, बट जिस दिन से आएगी आपकी क्लास शाम को 6:15 कर देंगे, ताकि आपको ज़्यादा गैप भी आराम से अच्छे से मिल सके और आप अपनी स्टडी भी आसानी से कर सको। ओके, वीडियो आज आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।